हॉस्पिटल गया, सिम्टम्स बताए तो उसने मुझे पूछा कि आपको शुगर तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई। नॉर्मल इंसान की 100 के आसपास होती है, तो वो 450 के करीब थी। बाद दोपहर शाम खाने से कम आप गोलियां खा रहे होते हैं। कुछ हकीमों के दावे थे, वो भी कहते थे अच्छा आपने इंसुलिन नहीं छोड़नी। हमदर्द वालों के पास गया, मैंने छोड़ा नहीं किसी को। शुगर की दवाई तो मैंने छोड़ी, शुगर लेवल तो ठीक हुआ। मेरा जो वेट बढ़ गया था बहुत ज्यादा, वो मेरा ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं नाजल की जिसका इलाज नहीं है। 38 से बढ़कर 39-40 पे मेरी वेस्ट हो चुकी थी, जो मैं अब 34 पे आ गया। कम से कम 10 साल यंग महसूस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है जाहिद इरफान। इनकी शुगर बहुत हाई थी, लेकिन इन्होंने लो कार्ब हाई फैट्स के साथ, जिसको कीटो कहते हैं, उसके ज़रिए अपनी शुगर को कंट्रोल किया। क्रिटिकली वो शुगर जो है वो इनकी पहुंच चुकी थी, लेकिन कैसे इन्होंने इसको कंट्रोल किया, ये एक राज की बात है। आइए इनसे खुद ही जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी। जी जाहिद, कैसे आप को मतलब जब पता लगा कि आपकी शुगर इतनी हाई है तो उस वक्त तो बहुत परेशान हुए होंगे आप? जी ऐसे ही हुआ यही था कि मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो मेरी तबीयत ख़राब हुई। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं शुगर का मरीज़ भी हूँ। तो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को जब मैंने कुछ अपने सिम्टम्स बताए तो उसने मुझे पूछा कि आपको शुगर तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई। तो जब चेक की तो उस वक्त शुगर जो थी वो बहुत ज़्यादा निकली। वो आप समझ लें कि नॉर्मल इंसान की 100 के आसपास होती है, तो वो 450 के करीब थी। तो मुझे फिर भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा जी आप मेरा ब्लड सैंपल लें, प्रॉपर टेस्ट करें। तो जब टेस्ट किया गया तो वो 525 हो गए। यानी 450 से 525 हो गए। और फिर एक और टेस्ट होता है जिसे वो कहते हैं हेमोग्लोबिन A1C, वो 3 महीनों के एवरेज, वो भी नॉर्मल आप समझे कि कुछ 5.5 के करीब होना चाहिए, तो वो 10 से ऊपर था। तो अब वो उन्होंने कहा जी भाई आप कंफर्म शुगर के मरीज़ हैं। तो फिर फौरी तौर पे मुझे जो कुछ ऑरल मेडिकेशन थी टैबलेट्स की शक्ल में वो दी गई, लेकिन कुछ अरसे बाद जब शुगर लेवल जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, ऑरल मेडिकेशन वो तो अप डाउन बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे साथ इंसुलिन शुरू करा दी। तो मैं तकरीबन 2.5-3 साल इंसुलिन भी लेता रहा हूँ और उसके साथ मैं ऑरल मेडिकेशन भी खाता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये था कि शुगर की बीमारी बुनियादी तौर पे कुछ 10 और बीमारियों को भी लेके आ जाती है, जिसमें आपका वज़न भी बढ़ जाता है, आपका घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, विजन के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बाद दोपहर शाम खाने से कम आप गोलियां खा रहे होते हैं। अच्छा, फिर इससे आगे आपने क्या करना शुरू किया? अच्छा, इसमें अब सूरत हाल ये थी कि एक तो मैं जो हमारा मुरवजा तरीका इलाज है एलोपैथी का, मैं उसके जरिए डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहा था और जो भी उनकी हिदायत थी उसके मुताबिक मैं जो परहेज़ बताते थे वो भी कर रहा था, प्लस मैं मेडिसिन भी रेगुलर खा रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरी तबीयत संभल नहीं रही थी। अच्छा। जिसकी वजह से फिर दवाई की डोज भी बढ़ानी पड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज नहीं, तो होम्योपैथी को ट्राई करके देखो। होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये तो कोई मसला नहीं, आप करेंगे ठीक हो जाएगा। वो यही कहते थे कि साथ इंसुलिन भी जारी रखनी है, ये भी करनी है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा होम्योपैथी कॉलेज है, मैं वहाँ चला गया। उनके प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब कोई है इसमें दवाई? उन्होंने कहा नहीं भाई इसमें कोई दवाई नहीं है, आपने इसको मैनेज करना है, इसको कंट्रोल करना है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा चाहे वो खाएं चाहे हमारी दवाई खाएं एक ही बात। कुछ हकीमों के दावे थे, लाहौर में बड़े बड़े वो बिल बोर्ड भी लगे हुए हैं, हमारी दवाई खाएं 7 दिन में शुगर ख़त्म, ये वो। तो मैं उनके पास भी गया, वो भी कहते थे अच्छा आपने इंसुलिन नहीं छोड़नी, हमारी दवाई साथ खाते रहना। फिर एक हकीम साहब को मुझे पता चला जिनके मैं ज़ेरे इलाज था, तो वो खुद भी इंसुलिन लगाते थे। हमदर्द वालों के पास गया, मैंने छोड़ा नहीं किसी को। हमदर्द के जो मदीनातुल हिकमत से फारिग तहसील लोग थे, वो लाहौर में प्रैक्टिस करते थे। मैं उनका लिटन रोड पे हमदर्द सेंटर में, वो मैंने उनसे जाके पूछा कि डॉक्टर हकीम साहब क्या है? उन्होंने कहा यार इसकी कोई दवाई नहीं है, हमने तो इनकी दवाइयाँ बनानी छोड़ दी हैं। शुगर की बीमारी हम नहीं, शुगर की बीमारी की दवाई हम नहीं बना रहे। कॉम्प्लिकेशन है, मसलन कमज़ोरी है, ये वो, तो ताकत की दवाइयाँ देते हैं, आप जहाँ लगे रहे हो वहाँ। फिर मैं करशी वालों के पास भी गया, तो ये 2 बड़े अदारे हैं हमारे मुल्क में इस काम के। तो फिर मुझे ये हुआ कि यार चुप करके आराम से गोली खाओ, इंसुलिन लगाओ और ज़िंदगी गुजारो। लेकिन मेरे अंदर वो एक ट्रस्ट था कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल तो होगा, इसका इलाज मौजूद है। हाँ, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं नाजल की जिसका इलाज नहीं है। 1 मार्च 2020 को जो मेरा चेंज हुई सारी,
میں نے پھر وہ آخری دن تھا جس دن میں نے اپنا انسولین لگائی, جس دن میں نے گولیاں کھائیں, اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا. اور آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو 2.25 سال سے زیادہ ہو گیا. میں نے کبھی انسولین نہیں لگائی, میں نے کبھی کوئی گولی نہیں کھائی. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں, شوگر کی دوائی تو میں نے چھوڑی اور شوگر لیول تو ٹھیک ہوا. میرا جو ویٹ بڑھ گیا تھا بہت زیادہ, وہ میرا ٹھیک ہو گیا. میری 38 سے بڑھ کے 39-40 پہ میری ویسٹ ہو چکی تھی, جو میں اب 34 پہ آ گیا, اور میرا ویٹ 90 kg کے آس پاس چلا گیا تھا, اب 72 پہ آ گیا. گھٹنوں میں درد تھا, شاید ویٹ کی وجہ سے بھی تھا, ویسے بھی باڈی میں انفلیمیشن تھی, وہ واپس ریورس ہو گئی. تو میری صرف شوگر ریورس نہیں ہوئی, میری لائف کے اندر ایک نئی جوانی آ گیا. ہر طرح کی آپ کے ایک کہہ سکتے ہیں کہ توازن آ گیا. جی توازن بھی آیا اور انرجی بھی آ گئی. میں اپنے آپ کو آج الحمدللہ کم از کم 10 سال ینگ محسوس کرتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ چمتکار کیا ہوا, مطلب لائک کیا کیا تھا آپ نے؟ دیکھیے یہ سمپل سا ہے, تھوڑا سا میں اس کو, یہ ٹیکنیکل چیز ہے, اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیے ہماری باڈی کے اندر کوئی 3000 ارب سیل ہیں, خلیے ہیں, جن کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اصل میں جو بھی ہم کھاتے ہیں بنیادی طور پہ وہ غذا ہضم ہو کے ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک یہ جو باڈی کا سٹرکچر کھڑا ہوا ہے, اس میں یہ جو بلینز آف ٹریلینز آف سیلز ہیں, ان کو انرجی ملنی ہوتی ہے. اب اس انرجی کی 2 غذائیں, یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ سیل 2 طریقے سے انرجی لیتا ہے. ایک جب ہم کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں. اب کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے میٹھے سارے, آپ کا اناج سارا جس میں گندم آ گیا, اس کا آٹا آ گیا, چاول آ گیا, دلیے آ گئے, یہ ساری چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہیں. جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے پیٹ کے اندر جا کے گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ گلوکوز جو ہے بعد میں خون میں جاتا ہے. خون سے انسولین ایک ہارمون ہے جو ہمارا لبلبا بناتا ہے, وہ اس کو کیری کرتا ہے اور ہر سیل کے پاس لے کے چلا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ کھائے جا رہے ہوتے ہیں, مسلسل کھا رہے ہوتے ہیں, اب خون میں آپ کا گلوکوز لیول جو ہے وہ اکثر بڑھا رہتا ہے. جب خون میں گلوکوز کا لیول بڑھتا ہے تو اتنی ہی انسولین چاہیے اس گلوکوز کو خون سے سیل تک لے جانے کے لیے. مسلسل لیول بڑھا ہوا ہے اور انسولین مسلسل خون سے گلوکوز لے کے سیل میں ڈالتی جا رہی, تو ایک وقت آتا ہے کہ سیل کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ فل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ میں اب مزید نہیں کر سکتا. اب وہ جو ریسیپٹر ہوتے ہیں سیل کے اوپر, یعنی جو دروازے ہوتے ہیں جہاں سے انسولین اندر جا رہی ہوتی ہے, سیل وہ بند کر لیتا ہے, یعنی وہ انسولین کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں سے آپ کہہ لیں کہ انسولین ریزسٹنس کی اصل جو بیماری ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے, جس سے آگے موٹاپا بھی ہے, جس سے شوگر بھی ہے, جس سے بلڈ پریشر بھی ہے, جس سے آگے اس وقت کی جو دنیا میں آپ کی 90% بیماریاں ان کی ماں انسولین ریزسٹنس ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ کاربوہائیڈریٹ شروع سے یہ کھا رہے ہیں, گندم, آٹا, چاول, اب آپ کی باڈی اس کو ٹالریٹ نہیں کر پاتی. جب آپ اس کو کھائیں گے تو سیل وہ گلوکوز لے گا نہیں, اس سے وہ آپ کے خون میں بھاگتا پھرے گا. اور چونکہ سیل کو خوراک نہیں مل رہی تو جو بندہ ہے, جو مریض ہے, وہ کھانا تو کھاتا ہے, اس کے جسم میں طاقت نہیں آتی. کیا کیا آپ نے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ایسی ڈائٹ کی جس سے آپ کا ویٹ بھی کم ہوا اور آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوئی اور آپ کی ملٹیپل جو پرابلمس تھی وہ بھی سالو ہو گئی؟ اچھا میں نے اب یہاں پہ سمجھ لیا کہ کاربوہائیڈریٹ تو میری باڈی ٹالریٹ نہیں کرے گی, لیکن مجھے انرجی تو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فیول سسٹم رکھا ہوا تھا جسم کے, جسے ہم کہتے ہیں کیٹونز. وہ جب فیٹس کنورٹ ہوتے ہیں تو فیٹس بھی کیٹونز میں جاتے ہیں اور وہ سیل کو انرجی ملتی ہے. جیسے آپ سمجھ لیں گاڑی میں 2 فیول سسٹم ہے, ایک CNG لگی ہوئی ہے, ایک ہائی آکٹین ہے. اب CNG آپ کا سسٹم سے نہیں قبول کر رہا تو آپ ہائی آکٹین پہ چلے جائیں. کیٹو کے اندر, اس کو ہم کیٹو بھی کہتے ہیں, لو کاربوہائیڈریٹس ہائی فیٹس. یہاں چونکہ یہ کیٹونز میں کنورٹ ہوتی ہے فیٹس, اس کو کیٹو بھی کہتے ہیں. اس میں نارملی آسان زبان میں یہ ہے کہ آپ اناج سارے چھوڑ دیں, میٹھے سارے چھوڑ دیں, اور اب آپ اپنے آپ کو کنورٹ کریں ہیلدی فیٹس کے اوپر. مثلا آپ دیسی گھی, مکھن, زیتون کا تیل اور نٹس اور سیڈ سے جو فیٹس ملتی ہیں اس کے اندر آپ آ جائیں. آپ ایون آپ اینیمل فیٹس جو چربی والا گوشت ہے وہ کھائیں, آپ انڈا زردی سمیت کھائیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کی باڈی کو ملے گی
एनर्जी। अंडा जर्दी वाला मतलब लाइक हम हमेशा से सुनते आए हैं कि अगर हम जर्दी वाला अंडा खाएंगे तो हमें बहुत कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें, तो क्या ये मतलब ख़तरनाक नहीं है? ये ख़तरनाक उस वक्त होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इकट्ठी कर लेते हैं। आपने ये सब कुछ खाना, सारा रोटी नहीं खानी। पराठा नहीं, पराठा तो बिल्कुल ज़हर है। उसमें तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इकट्ठी हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो ये नुकसानदेह। ये नुकसानदेह। जब आप फैट्स खाएंगे, आप देसी घी खाएं, आप जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाएगी फैट्स फ्यूल के ऊपर। उससे ये होगा कि जो आपकी बॉडी के अंदर फैट्स इकट्ठी हुई है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होकर निकलनी शुरू हो जाएगी। सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? अच्छा, इसके साथ मैं आपको रूटीन बताता हूँ। मैं सुबह नाश्ते का आगाज़ जो करता हूँ वो ग्रीन शेक से करता हूँ, जिसमें पालक, पुदीना, सब्ज़ धनिया, उसके बाद एक पान का पत्ता, कोई मौसमी फल, और इसमें दालचीनी, नमक वगैरह डाल के पानी, तो इसमें चीनी नहीं होती, तो वो मैं इसे कर देता हूँ। उसके बाद मैं पाए की यखनी पीता हूँ। और तो पाए भी आप पी सकते हैं? ये आपके मोटापे, कोलेस्ट्रॉल, किसी चीज़ में इजाफा नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, जो कि मेरा ट्राइग्लिसराइड लेवल ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ था, इस डाइट से नॉर्मल हो गया। ये आप इसमें जब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इकट्ठी करेंगे तब प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज़ नहीं होता। दूसरा, आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर जिस चीज़ की कमी वाक़ हो गई है ना हमारी ग़िज़ा में, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन्स और एंजाइम। वो लेने हैं, और वो सप्लीमेंट से नहीं आपने लेने हैं, वो नेचुरल लेने हैं। जैसे मैंने ये ग्रीन शेक पिया तो इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद शाम को मैं एक तो 2 टाइम खाना खाता हूँ। सुबह ये नाश्ता हो गया, लंच नहीं करता। शाम को मैं मगरिब के टाइम खाना खा लेता हूँ। उसमें ग्रीन सैलड होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की बनी हुई, और उसके अंदर ऊपर जैतून का तेल डाल लेते हैं, उसमें कुछ नट्स एंड सीड डाल देते हैं, और फिर हम उसको खा लेता हूँ। बाद में कोई भी सब्जियों का सालन जिसमें आलू ना हो, वो गोश्त में पका हुआ, उसको बगैर रोटी के खाता हूँ। तो मतलब रोटी जो है वो मोटा करती है और वो हमने इसके अंदर नहीं लेनी। रोटी, चावल, अनाज जो हैं, ये अगर आप मोटापे से जान छुड़वाना चाहते हैं, आप शुगर से जान छुड़वाना चाहते हैं, आप ब्लड प्रेशर से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आपको इन ग़िज़ाओं को अब छोड़ना होगा, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ अब हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही। और दूसरी बात यह है कि ये वो वाली ग़िज़ाएँ नहीं रहेगी जो हमारे बुज़ुर्ग खाते थे। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे आप देखें, देसी मुर्गी है और ब्रायलर मुर्गी हैं दोनों मुर्गियां, लेकिन उनकी ग़िज़ाइयत और उनके मामलात के एतबार से आप देखें दोनों अलग-अलग है। जो सारा मैंने आपको बताया, इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि बग़ैर किसी दवाई के, जैसे मुझे 2 साल होने को आए हैं, मैंने दवाइयाँ छोड़ी हुई हैं, और मेरा शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, मेरा वेट नॉर्मल रेंज में आ गया, मेरा ब्लड प्रेशर मुझे बिल्कुल ख़त्म हो गया, कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल अपने प्रोफाइल में आ गया। तो ये सारी ग़िज़ाएँ आपको हेल्दी करती हैं। आने वाले दौर के लिए जिस बंदे ने दवाइयों के बगैर ज़िंदगी गुजारनी है, सेहतमंद रहना है, वो कीटो डाइट पे आएगा। जी, तो नाज़रीन, हमें ज़ाहिद ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हम कीटो डाइट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम दवाइयों से बहुत आसानी के साथ जान छुड़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इससे कितने सेटिस्फाई हुए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।